हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज़ सीरीज़ में मैंने बोला था कि हम हर एक यूनिट को कवर करेंगे, तो इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 को कवर करेंगे। यूनिट नंबर 4 में आता है हमारा अर्ली आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन, कि हमें डिसेबिलिटीज़ में अर्ली आइडेंटिफिकेशन की क्यों ज़रूरत है और क्यों हमें इंटरवीन करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले इसमें 4.1 से लेकर 4.5 तक 5 सब टॉपिक्स या सब हेडिंग्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो 4.1 या फर्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा कि इम्पोर्टेंस क्या है अर्ली आइडेंटिफिकेशन की और ये होता क्या है। और इसमें हम 2 पॉइंट याद रखेंगे। पहली चीज़ तो ये कि इसका मतलब होता है कि डेवलपमेंटल डिलेज़ को हमें पता लगाना है, डिटेक्ट करेंगे हम डेवलपमेंटल डिलेज़ को कब, अर्ली चाइल्डहुड के टाइम पे, क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड ही हमारा क्रिटिकल और सेंसिटिव पीरियड होता है। तो 0 से 6 साल की उम्र में जो अर्ली एज होती है उसमें जब हम डिटेक्ट करते हैं डेवलपमेंटल डिलीज़ को, तो उसको हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। और इसमें हमें करना क्या होता है, इसमें हमें टाइमली सपोर्ट और इंटरवेंशन देना होता है। तो फर्स्ट पॉइंट तो हो गया हमारा डेवलपमेंटल डिलेज़ को पता लगाना, डिटेक्ट करना, और दूसरा चीज़ हो गया ताकि हम टाइमली सपोर्ट दे सके। ये 2 पॉइंट्स हमें आंसर में लिखने ज़रूरी है। उसके बाद हम आ जाता है इसके इंपॉर्टेंस के। इंपॉर्टेंस को भी हम इस तरीके से याद रखेंगे कि इंपॉर्टेंस में एक पॉजिटिव चीज़ और एक नेगेटिव, मतलब कि एक इंक्रीज़ करनी है और एक डिक्रीज़ करनी है। तो इंक्रीज़ हम क्या करेंगे, डेवलपमेंटल आउटकम्स को हम इंक्रीज़ करेंगे, इम्प्रूवमेंट करेंगे उनमें, स्कूल रेडीनेस को इम्प्रूवमेंट करेंगे, उसको इम्प्रूव करेंगे और इंक्लूजन को प्रमोट करेंगे। तो किसी चीज़ को इंक्रीज़ करेंगे मतलब पॉजिटिव पॉइंट्स में क्या आ जाएगा कि हम डेवलपमेंटल आउटकम्स को इम्प्रूव करेंगे, स्कूल रेडीनेस को हम जो है सपोर्ट करेंगे, और दूसरा इंक्लूजन को प्रमोट करेंगे। और जो दूसरे स्फेयर में आती है जो नेगेटिव या डाउनफॉल जिसमें करना है, वो है हमें डिसेबिलिटी को और वर्स होने से रोकना है, सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस को भी रोकना है, और दूसरा हमें फैमिली स्ट्रेस को रिड्यूस करना है। तो ये मैंने आपको तरीका बता दिया ताकि एग्ज़ाम में जल्दी से हम ये आंसर्स को अपना अटेम्प्ट कर सकें। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि हम एग्ज़ाम को और अच्छा अपना आंसर दिखाने के लिए एग्ज़ाम में, तो हम इस फ़्लो चार्ट को बना सकते हैं। इस फ़्लो चार्ट में हम बनाएंगे कि सबसे पहले हम अर्ली डिटेक्शन करेंगे या अर्ली आइडेंटिफिकेशन करेंगे, देन हम अर्ली इंटरवेंशन करेंगे, इंटरवीन करेंगे बीच में। क्यों करेंगे, ताकि बेटर डेवलपमेंट हो सके। बेटर डेवलपमेंट से बच्चे में रेडीनेस आएगी, ठीक है, और रेडीनेस से बच्चे का सोशल इंक्लूजन हो जाएगा एट द एंड। तो ये फ़्लो चार्ट भी हम बना सकते हैं अगर हमारा क्वेश्चन आएगा अर्ली आइडेंटिफिकेशन के ऊपर। तो हमने बात कर लिया कंसेप्ट की, हमने बात कर ली इंपॉर्टेंस की, हमने डायग्राम भी देख लिया। नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं कि डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। इसको याद करने का भी बहुत आसान तरीका है। डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट को हम डेवलपमेंटल डोमेन्स जो हम टाइप ऑफ डेवलपमेंट पढ़ते हैं उससे को रिलेट करके पढ़ सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आ जाता है फिज़िकल। तो सिंस फिज़िकल का मतलब होता है, फिज़िकल में मोटर डेवलपमेंट भी आ जाता है। फिज़िकल मतलब ग्रोथ से रिलेटेड हमारे, जिसमें हम देख सकते हैं कि बच्चे का हेड जो है, वो बच्चे ने हेड से अपना कितना कंट्रोल करा हुआ है, वो चल पा रहा है या नहीं चल पा रहा। तो हम फिज़िकल डेवलपमेंट बच्चे का देख सकते हैं अर्ली इंटरवेंशन में। दूसरी चीज़ आ जाती है हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज़ रिलेटेड टू हमारी टू थिंकिंग, रीजनिंग, इन सब चीज़ों से रिलेटेड होती है। तो इसमें हम रिकॉग्नाइज़ करना देखेंगे, बच्चा रिकॉग्नाइज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है, इंस्ट्रक्शन को समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा, रीजनिंग कर पा रहा है, थिंकिंग कर पा रहा है। तो ये सब चीज़ें हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट में देखेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। लैंग्वेज में वही हम लिसनिंग, स्पीकिंग, डिफरेंट लैंग्वेज के स्किल्स को देखेंगे। बच्चा अगर हम कुछ बातें कर रहे हैं तो रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो इससे हमें उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट का पता चलेगा। हाँ जी। तो अब देखो, अब हम देखते हैं कि सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट का कैसे पता चलेगा कि बच्चा सोशली और इमोशनली डेवलप हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। तो उसमें हम अर्ली इंटरवेंशन कैसे करेंगे, हम देखेंगे कि बच्चा प्ले करते टाइम या फिर प्ले के टाइम हम उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे, और इमोशंस को देखने के लिए कि वो ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उसके इमोशंस को भी हम देख लेंगे जब बच्चा खेल रहा होगा। तो ऑब्जर्वेशन के स्किल्स यूज़ करके हम उसका सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट चेक कर सकते हैं। सेल्फ हेल्प और अडेप्टिव स्किल्स को हम देख सकते हैं, जैसे कि बच्चा लाइफ स्किल्स को कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसकी ईटिंग हैबिट्स क्या है, वो टॉयलेट ट्रेनिंग उसकी अच्छे से हुई है या नहीं हुई। तो उन सब चीज़ों से हम उसके सेल्फ हेल्प और अडेप्टिव स्किल्स को देख सकते हैं। ये सब मैं एग्जाम्पल्स इसलिए बता रही हूँ और इसलिए डिस्कस कर रही हूँ ताकि एग्ज़ाम में आपको पॉइंट्स याद आ जाए और ख़ुद से भी आप बना के लिख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा, इसी के अंदर आ जाता है डोमेन्स ऑफ अर्ली इंटरवेंशन में हमारा ट्वाइस एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। ट्वाइस का मतलब टू,
और एक्सेप्शनल का मतलब एक्सेप्शनल है, जनरल से कुछ हटके है। तो 2E हम इसको बोल सकते हैं, जिसमें बच्चा एक पॉजिटिव साइड होगी बच्चे की और एक साइड नेगेटिव होगी। पॉजिटिव साइड हो जाएगा कि बच्चा गिफ्टेड है, और नेगेटिव साइड ये हो जाएगा कि वो डिसेबल है। नेगेटिव साइड इन द सेंस कि वो बच्चे के डेवलपमेंट में डिले कर रहा है, ठीक है। तो गिफ्टेड हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, डिसेबिलिटी नेगेटिव। तो ये ट्वाइस एक्सेप्शनल चिल्ड्रन है। ऐसे चिल्ड्रन को हम कैसे कैटर करेंगे? तो सबसे पहले तो हम करेंगे, अगर बच्चा गिफ्टेड है तो उसके लिए एनरिच्ड करिकुलर का यूज़ करेंगे। अगर हम इनके एग्जांपल्स देखें तो एक हो जाएगा कि हाई IQ है, मतलब कि गिफ्टेड है इस चीज़ में, और डिसलेक्सिया भी है, मतलब डिसेबल भी है साथ में। तो ये जो हो गया वो ट्वाइस एक्सेप्शनल चाइल्ड हो गया। दूसरी चीज़, मैथ्स में बहुत अच्छा है तो एक्सीलेंट इन मैथ्स हो गया। और फिर नेगेटिव चीज़ क्या होगी, उसके साथ साथ उसको ऑटिज़म भी है। तो ये सारी चीज़ें मिलके हमारा बच्चे को क्या बना देती है, ट्वाइस एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। नाउ नेक्स्ट, हमारा ये 4.1 ही अभी तक कंप्लीट हुआ है, जो कि था हमारा अर्ली इंटरवेंशन क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा 8 मार्क्स का तो हम इतने सारे पॉइंट्स उसमें लिख सकते हैं खुद से बना के भी। फिर आ जाता है हमारा 4.2, दैट इज़ क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन। अर्ली इंटरवेंशन तो करना ही करना है, पहले पता लगाना है, लेकिन क्यों? लेकिन किस तरह का? क्रॉस डिसेबिलिटी का मतलब हम हर एक तरह की डिसेबिलिटीज़ को एक साथ एक ही सिस्टम के अंदर कैटर करेंगे, सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। अब देखो, इसको भी हम कैसे कर सकते हैं, स्क्रीनिंग और असेसमेंट करके। स्क्रीनिंग और असेसमेंट की मदद से हम डायग्नोज करेंगे, लर्निंग गैप्स निकालेंगे कि बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। इन दोनों को यूज़ करके हम जो करेंगे, स्क्रीनिंग और असेसमेंट टेस्ट का यूज़ करके हम पता करेंगे, डायग्नोज करेंगे कि लर्निंग गैप्स कहाँ पर आ रही है, कहाँ पर डिफ़िकल्टी हो रही है। तो उन सब चीज़ों को डायग्नोज करके हम रेमेडियल टीचिंग देंगे। रेमेडियल टीचिंग स्पेशल एजुकेशन टीचर्स दे सकते हैं, थेरेपीज़ देंगे अलग अलग, जैसे कि स्पीच थेरेपी हो गई, ऑक्यूपेशन थेरेपी हो गई। फीस थेरेपीज़ दे सकते हैं बच्चे को, जैसे कि स्पीच थेरेपी होगी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो गई, और फिजियोथेरेपीज़ हो गई अगर बच्चे को लोकोमोटर या फिजिकल डिसेबिलिटीज़ है। और लास्ट में अगर ज़रूरत पड़ी तो पेरेंट्स को काउंसलिंग भी। नाउ वी विल से कि 4.3 पॉइंट में हमें स्क्रीनिंग और असेसमेंट पढ़ना है। स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है? स्क्रीनिंग मतलब क्विक चेक करना एकदम से, लाइक कि डेवलपमेंटल चेकलिस्ट बना देना एक, जो कि टीचर भी कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन करके, या फिर हेल्थ कैंप भी ऑर्गेनाइज करे जा सकते हैं ताकि बच्चे का प्रॉपर स्क्रीनिंग हो सके। स्क्रीनिंग इन द सेंस कि पूरी प्रॉपर चेकलिस्ट बन सके कि उसके अंदर कोई डेवलपमेंटल डिलेज तो नहीं है। एक टीचर भी कर सकती है ऑब्जर्वेशन करके, और हेल्थ कैंप भी ऑर्गेनाइज करे जा सकते हैं, लाइक अगर मेडिकल टेस्ट वगैरह करने हो तो भी। तो स्क्रीनिंग को भी दो तरह से करा जा सकता है, टीचर कर सकती है ऑब्जर्वेशन मेथड से, और हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज करे जा सकते हैं। मेन इसका ऑब्जेक्टिव या एम ये होता है ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके वो उन बच्चों को जो कि बिल्कुल रिस्क पे हो और जिनको अर्ली इंटरवेंशन की ज़रूरत हो। नाउ वी विल सी कि असेसमेंट और स्क्रीनिंग टेस्ट जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले तो आ जाता है हमारा साइकोलॉजिकल टेस्ट। एज द नेम सजेस्ट, साइकोलॉजिकल में हम बच्चे का बिहेवियर प्रॉब्लम्स को देखेंगे, उसका IQ लेवल देखेंगे, और ये देखेंगे कि अगर वो एंग्जाइटी में है, स्ट्रेस में है, उसका इमोशंस कैसे है। तो इन सब चीज़ों को टेस्ट करते हैं हम साइकोलॉजिकल के अंदर। देन एजुकेशनल में हम कॉग्निटिव डोमेन का टेस्ट करेंगे कि बच्चा रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिक्स में उसको प्रॉब्लम आ रही है, या कोई लर्निंग डिफ़िकल्टी है जैसे डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया। तो इन सब प्रॉब्लम्स को देखेंगे। फिर हम मेडिकल मॉडल देखेंगे। मेडिकल के अंदर होता है कि बच्चे का फ़िज़िकल चेकअप करेंगे, उसका हार्ट चेकअप करेंगे, फ़िज़िकल चेकअप करेंगे, और विज़न देखेंगे, हेयरिंग टेस्ट करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे। तो ये फिज़िकल डोमेन्स वाली चीज़ें हम मेडिकल टेस्ट में करेंगे। फिर उसके बाद आता है फंक्शनल टेस्ट। फंक्शनल टेस्ट में हम देखेंगे कि वो लिविंग स्किल्स परफॉर्म कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, उसके लाइफ स्किल्स कैसे हैं, ईटिंग हैबिट्स क्या है उसकी, खुद से ड्रेसिंग कर पा रहा है, टॉयलेट ट्रेनिंग ढंग से मिली है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन कैसा है। तो ये सब हम स्क्रीनिंग और असेसमेंट टेस्ट अलग अलग तरीके से करेंगे, अलग अलग डोमेन्स का। तो अगर हम फाइनल रिवीजन करें तो फोकस और हमारा इनके एग्जाम्पल्स, और फिर हम गोल्स देखेंगे। सबसे पहले हमने मेडिकल मॉडल देखा जिसमें हम डायग्नोस करेंगे और ट्रीटमेंट देंगे। इसका गोल होता है इम्पेयरमेंट को रिड्यूस करना। इम्पेयरमेंट जो होती है वो एक स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी होती है,
स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आती है इसमें। और साइकोलॉजिकल में हम आईक्यू और बिहेवियर को देखेंगे, जिसमें हम आईक्यू टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि कोई इंटेलेक्चुअली डिसेबल है, उसका हम इंटेलिजेंट क्वेश्चन होता है आईक्यू टेस्ट, वो कर सकते हैं। देन उसका गोल होता है कि अगर साइकोलॉजिकल है तो वही मेंटल स्किल्स को इम्प्रूव करना उसका गोल हो जाएगा। देन एजुकेशनल में हम एकेडमिक लर्निंग को फोकस करेंगे, रीडिंग, राइटिंग, डिसलेक्सिया, अरिथमेटिक, ये सब चीज़ें देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर डिसलेक्सिया है, रीडिंग में प्रॉब्लम है, तो हम उसमें उसको सपोर्ट करेंगे ताकि उसके एकेडमिक्स जो है वो इम्प्रूव हो जाए। देन फंक्शनल मैंने बताया, लिविंग स्किल्स को देखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर ऑटिज़म है, बच्चा अपना रूटीन अच्छे से नहीं कर पा रहा, तो उसका हमारा गोल होगा कि हम उसको इंडिपेंडेंस दें या इंडिपेंडेंट बनाए। देन लास्ट आ जाता है सोशल में हम फोकस करेंगे बैरियर्स को रिमूव करने के लिए, जैसे कि हम रैम्प दे देंगे जो व्हील चेयर यूज़ करता है उसके लिए, और ताकि हमारा गोल है इसमें कि हम इंक्लूड कर सके सबको। नाउ हम 4.4 को डिस्कस करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि स्टेक होल्डर्स का क्या रोल होता है। तो स्टेक होल्डर्स के अंदर सबसे पहले आ जाएंगे हमारे पेरेंट्स, फिर उसके बाद आ जाएगी कम्युनिटी, देन कम्युनिटी के बाद ECC, दैट इज़ अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन देना। देन हम एक्ट्स की बात करें या गवर्नमेंट लेवल पर क्या हो रहा है, तो वो RPWD एक्ट आ जाएगा 2016। देन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। हम इन सब का रोल देखेंगे कि अर्ली इंटरवेंशन में इन सब का क्या रोल है। सबसे पहले पेरेंट्स का रोल होता है। सबसे पहले तो अर्ली ऑब्जर्वेशन पेरेंट्स ही करते हैं, क्योंकि प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन हमारी फैमिली ही होती है। तो फैमिली से स्टार्ट करेंगे, तो अर्ली ऑब्जर्वेशन फैमिली से स्टार्ट होगी। देन उसके बाद घर पे बच्चे को होम ट्रेनिंग दी जा सकती है, और इमोशनल सपोर्ट सबसे ज़्यादा घर पे ही मिल सकता है। देन उसके बाद आ जाता है हमारा कम्युनिटी का क्या रोल है। कम्युनिटी का एक लार्जर रोल है, जिसमें आ जाएगा कि अवेयरनेस कैंपेन ऑर्गेनाइज करना, डिस्क्रिमिनेशन ना करना किसी भी बेसिस पे, पुराने प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप्स को ख़त्म करना, स्टिग्मा को रिड्यूस करना, और जो है लार्जर लेवल पे जो है इसको लेके जाना। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ECCE का क्या रोल है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन में हम जो है इंक्लूसिविटी को प्रमोट करेंगे स्कूल्स में, अर्ली स्टिमुलेशन देंगे बच्चे को, और डेवलपमेंटल डिलेज़ को आइडेंटिफाई करेंगे। देन प्ले बेस्ड लर्निंग के थ्रू हम ऑब्जर्वेशन करके रेमेडियल और डायग्नोसिस करेंगे। देन उसके बाद हम पेरेंट्स को भी गाइड करेंगे और काउंसल करेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम गवर्नमेंट लेवल पे क्या क्या हो रहा है, या स्टेक होल्डर्स जो हैं उन्होंने क्या किया है। तो एक तो है हमारा राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट जो 2016 में आया था, जो कि है जिसका एम है राइट को प्रोटेक्ट करना और रिहैबिलिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड करना। इसके जर्नल नेम्स जो हम दोनों में लिख सकते हैं वो है कि इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करता है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात करता है, अर्ली इंटरवेंशन के राइट्स की बात करता है, रिजर्वेशन बेनिफिट्स भी देते हैं, जैसे कि 4% गवर्नमेंट जॉब्स में हो गए, और 5% जो है वो गवर्नमेंट एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भी रिजर्वेशन मिलती है। नाउ नेक्स्ट बात करें हम, NEP बात करता है फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी की, जो कि अर्ली स्क्रीनिंग पर भी बहुत फोकस करता है और इंटरवेंशन पर ध्यान देता है। देन वो भी इंक्लूसिविटी को फोकस करता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर देने की बात करता है, स्पेशल एजुकेटर्स को प्रोफेशनल डेवलपमेंट की भी बात करता है, यूनिवर्सल एक्सेस देता है। तो ये थे हमारे रोल ऑफ द स्टेक होल्डर्स की अर्ली इंटरवेंशन में हमारे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स का क्या रोल है और क्या इन्वॉल्वमेंट है। नाउ हमारा 4th यूनिट का लास्ट पार्ट है मॉडल्स ऑफ अर्ली इंटरवेंशन। तो इसमें हम बात करेंगे कि अर्ली इंटरवेंशन किस किस वे में दिया जा सकता है। जैसे कि सबसे पहले स्टार्ट होता है होम बेस्ड मॉडल, जिसमें घर पर ही बच्चे को इंटरवेंशन दिया जाता है। सर्विसेज जो है वो घर पे दी जाती है, जहाँ पर पेरेंट्स बच्चों के जो है वो प्राइमरी केयर गिवर्स होते हैं, वो ही को थेरेपिस्ट होते हैं, ठीक है। और नेचुरल एनवायरनमेंट में बच्चा सीखता है और लर्निंग करता है। ये हो गया हमारा होम बेस्ड मॉडल, जिस पे इंटरवेंशन घर पे दी जाती है। देन आ जाएगा हमारा सेंटर बेस्ड मॉडल, जिसमें सेंटर्स पर टीम सर्विसेज की हेल्प से जो है बच्चा सेंटर पे विज़िट करता है वीकली या डेली बेसिस पे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और वहाँ पर उसका इंटरवेंशन होता है, उसका डायग्नोसिस होता है, देन रेमेडियल मेजर लिए जाते हैं, ठीक है। ये एक पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर एनवायरनमेंट में
इसका काम होता है। उसके बाद मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच इसमें यूज़ होती है। यहाँ पर अलग अलग थेरेपीज़ दी जाती है, जैसे स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपीज़। नीड के हिसाब से बच्चे को अलग अलग थेरेपीज़ दी जाती है। ये था हमारा सेंटर बेस्ड मॉडल, जिसमें बच्चा खुद सेंटर पर जाता है। फिर उसके बाद आता है हॉस्पिटल बेस्ड मॉडल। अगर सिचुएशन कुछ ज़्यादा ही क्रिटिकल है, जैसे कि प्री मैच्योर बेबी हो, तो फिर हम इसमें हॉस्पिटल बेस्ड मॉडल का यूज़ करते हैं, जहाँ पर मेडिकल सुपरविज़न दी जाती है और थेरेपीज़ दी जाती है, रिहैबिलिटेशन का यूज़ होता है। बेसिकली ये एक मेडिकल फोकस्ड मॉडल है जो कि हॉस्पिटल्स में बच्चों को इंटरवेंशन दी जाती है। उसके बाद आ जाता है हमारा कॉम्बिनेशन मॉडल, जिसको हम हाइब्रिड मॉडल भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर हमारे घर और वर्क सेंटर्स दोनों को ही इंक्लूड करके बनाया जाता है। कभी कभी ट्रेनिंग घर पे होगी, कभी कभी सेंटर्स पे होगी। लाइक अगर डेली बेसिस पे घर पे ट्रेनिंग दी जा रही है बच्चे को, तो फिर वीकली बेसिस पे वो सेंटर पे विज़िट करेगा। ये मिक्स होता है होम और सेंटर सर्विसेज का। देन आ जाता है हमारा लास्ट मॉडल, जो कि है ट्रांजिशनल मॉडल, जो कि होम टू स्कूल को बच्चे को ट्रांजिशन करता है कि बच्चा घर से स्कूल की तरफ जाए, स्कूल रेडीनेस उसके अंदर डेवलप हो, बेसिक एकेडमिक स्किल्स का डेवलपमेंट होती है और स्कूल के लिए बच्चे को प्रिपेयर किया जाता है ताकि वो फॉर्मल स्कूलिंग कर सके। बच्चे को स्कूल सिस्टम में शिफ्ट करा जाता है, ग्रेजुअली शिफ्ट करा जाता है और प्ले बेस्ड थेरेपीज़ का यूज़ होता है ताकि वो क्लासरूम एक्टिविटीज़ में परफॉर्म कर सके और पार्टिसिपेट कर सके। स्पेशल क्लासरूम्स होते हैं, स्पेशल क्लासरूम से बच्चे को शिफ्ट किया जाता है इंक्लूसिव क्लासरूम्स में। नाउ अगर हम इस लास्ट पार्ट के रिवीजन करें, और आप पेपर में ऐसा फ्लो चार्ट भी बना के आ सकते हैं कि हमारे मॉडल्स होते हैं अर्ली इंटरवेंशन के, घर और देन सेंटर, देन हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स में हम मेडिकल फोकस की बात करते हैं, सेंटर्स पे टीम सर्विसेज की जो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का फोकस करता है, घर पे पेरेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है। पेरेंट्स भी को ट्रेनर होते हैं या को थेरेपिस्ट होते हैं जो हेल्प करते हैं साथ में। नाउ फिर आ जाता है कॉम्बिनेशन मॉडल, दोनों को मिला के, जिसमें होम और सेंटर की बात हो जाएगी। लास्ट आ जाएगा ट्रांजिशनल मॉडल, जिसमें हम बच्चे को ग्रेजुअली शिफ्ट करते हैं ताकि वो घर से स्कूल जा सके और इंक्लूसिव सेटिंग्स में पढ़ सके। So that's all for this unit. Stay connected with me for more detailed discussion on special education videos and see you in the next video, जिसमें हम unit number 5 को cover करेंगे. Thank you.